नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर से ही एनिमल किंगडम से रिलेटेड मोस्ट MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है। क्वेश्चन क्या है? अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। थोड़ा हम लोग इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी जल नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी जनन, ऑप्शन नंबर डी पोषण। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल नियंत्रण हो जाता है। क्वेश्चन क्या है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है। तो इसका कार्य क्या है? जल नियंत्रण करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अंध आशय। क्या है? अंध आशय यानी कि ब्लाइंड एस शरीर संरचना पाई जाती है। तो इसका हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन है एनिलिडा तथा कार्डेटा में, एस्केल हेलमेंथीज में, आर्थ्रोपोडा में एवं सिलेंट्रेटा में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिलेंट्रेटा में होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है वीनस की फूलों की टोकरी। प्रश्न क्या है? वीनस की फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? तो ऑप्शन देखिए साइनस, ऑप्शन नंबर बी यूपलैक्टेला, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यूस्पोंजिया, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोसोलिनिया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या हो जाता है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूपलैक्टेला हो जाता है। प्रश्न क्या है? वीनस की फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? तो किसका साधारण नाम हो जाता है? यूपलैक्टेला का। आपको यह क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा उल्टा पुल्टा जरूर लगता होगा, क्योंकि यह प्रश्न बॉटनी चैप्टर से है और बॉटनी चैप्टर आपको ऐसे भी पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट रहता है। तो हम लोग एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ही हम लोग बॉटनी चैप्टर के ही कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को देख रहे हैं और उसी MCQ को क्वेश्चन को देखने के क्रम में ही हम लोग फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। तो हमें बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन हमें परीक्षा में क्वेश्चन हल करने के लिए तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें इस चैप्टर को निश्चित रूप से पढ़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वालर कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है? क्वालर कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए स्पंजों में, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी सेंड कृमि में, ऑप्शन नंबर डी तारा मछली में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पंजों में पाई जाती है। क्या पाया जाता है? क्वालर कोशिका पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि दंत कोशिका क्या है? दंश कोशिका है एक। दंश कोशिका है एक। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी क्या है कि कोशिका समूह, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कोशिका का भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोशिका का भाग होता है। दंश कोशिका है एक। क्या है? यह एक कोशिका का एक भाग है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहलाता है। प्रश्न क्या है? लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है कि ऑप्शन है अपना यहाँ पर फाइसेलिया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? फाइसेलिया है।
ऑप्शन नंबर बी पैनाट्यूला है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओवोलिया है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइसेलिया हो जाता है। यह किसका आंसर होता है, लड़ाई का पुर्तगाली जहाज क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, फाइसेलिया कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। प्रश्न क्या है, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन देखिए, स्पंजों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी नहाने के स्पंज द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी दंश कोशिका द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोसोलिनिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दंश कोशिका द्वारा होता है। तो हम लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, दंश कोशिका के द्वारा होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, ज्वाला कोशिकाएं क्या है, ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में और फिर एस्केलहेल्मिन्थेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। यानी कि 8 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि कूट प्रगुहा क्या है, कूट प्रगुहा पाई जाती है, कूट प्रगुहा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी एस्कैरेसिस, ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच, ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कूट प्रगुहा पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है, एस्कैरेसिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एस्कैरिस में यह पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, केंचुआ के उत्सर्जी अंग हैं, केंचुआ के उत्सर्जी अंग हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ज्वाला कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी प्रगुहा, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रीडिया, डी नंबर में प्रेशनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नेफ्रीडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कोशिका के उत्सर्जी अंग हैं, तो क्या है, नेफ्रीडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं। केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को एक बार देखेंगे। तो देखिए, ऑप्शन है यूरिक अम्ल, ऑप्शन है अमोनिया, उसके बाद है यूरिया और फिर क्या है, अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया हो जाएगा। यानी कि केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यूरिया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, जॉन्स्टन का अंग क्या है, जॉन्स्टन का अंग किसमें पाया जाता है। प्रश्न क्या है, जॉन्स्टन का अंग किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, कॉकरोच के शीर्ष में, मच्छर के श्रृंगिका में, घरेलू मक्खी के उदर में, उसके बाद है मकड़ी के उदर में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मच्छर के श्रृंगिका में जॉन्स्टन का अंग पाया जाता है। प्रश्न क्या है, जॉन्स्टन का अंग किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मगरमच्छ के श्रृंगिका में जॉन्स्टन का अंग पाया जाता है। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, डेंगू ज्वर क्या है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है। तो आप अगर इस तरह के कुछ क्या है कि फ्लू
की अगर चर्चा होता है तो अगर मक्खी की अगर बात होता है या फिर मच्छर की अगर बात होता है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मादा मच्छर के द्वारा ही इस प्रकार के फ्लू को ज़्यादा फैलने की संभावना रहता है। नर मच्छर से किसी भी प्रकार के बीमारी का प्रसार नहीं होता है। आप इस प्रश्न की अतिरिक्त जानकारी याद रखें। तो देखिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है कि एनाफिलीज के द्वारा, एडीज के द्वारा, क्यूलेक्स के द्वारा और फिर मस्का के द्वारा। तो डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा यह फैलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। प्रश्न क्या है? अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, समुद्री अर्चिन में, तारामीन में, समुद्री एनीमो में, उसके बाद इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा हम लोग इसका एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री अर्चिन में अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है पाद नलिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन क्या है? पाद नलिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए, कॉकरोच में, कटल मीन में, कैटफिश में, तारामीन में। यह सभी का सभी एक मछली का प्रकार दिया गया है, आपको यह भी ध्यान में रखना होगा। तो देखिए इस 15 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि पाद नलिकाएं पाई जाती हैं। किसमें पाया जाता है? तारामीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तारामीन में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शीत रुधिर तापी है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शीत रुधिर तापी है? तो इसका हम लोग ऑप्शन एक बार देखते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। देखिए कंगारू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी शार्क, उसके बाद क्या है? खरगोश। तो शीत रुधिर तापी जंतु अगर क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शार्क का होता है। क्या होता है? इसका सही आंसर शार्क का होता है। अगर ठीक इसके विपरीत आपसे पूछता कि गर्म रुधिर तापी क्या होता है, तो क्या सबसे अधिक होता है? पक्षी का होता है। सबसे अधिक तापमान कौन से जंतु सह सकता है? तो बकरी सह सकता है। और कितना सह सकता है? 45 डिग्री टेम्परेचर तक वह तापमान को सह सकता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? शीत रुधिर तापी जंतु शार्क होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है उभयचरों का हृदय होता है। प्रश्न क्या है? उभयचरों का हृदय होता है। तो ऑप्शन देखिए, त्रिकोष्ठीय होता है, चतुष्कोष्ठीय होता है, द्विकोष्ठीय होता है या फिर एक कोष्ठीय होता है। तो उभयचरों का हृदय क्या होता है? त्रिकोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जितने भी स्तनधारी होते हैं यह सभी में क्या होता है? चतुष्ट कोष्ठकीय होता है। मछली में 2 कोष्ठक होता है और उभयचर में 3 कोष्ठक होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए पक्षी में कितना कोष्ठक होता है। तो पक्षी भी क्या है कि स्तनधारी वर्ग में आता है, इसीलिए पक्षी में भी चतुष्ट कोष्ठक होता है। तो यह भी आप समझ गए। लेकिन पक्षी का पूछने की संभावना बहुत ही कम है, तो हम लोग पक्षी को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे स्तनधारी का निश्चित रूप से पूछने की संभावना है। स्तनधारी का, तो स्तनधारी का कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। यह चीज़ आपको हर हाल में याद रखना होगा। तो प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि प्रश्न है उभयचरों का हृदय होता है। कितने कोष्ठक का होता है?
3 कोष्ठक का होता है। कोष्ठक को हम लोग इंग्लिश में चैम्बर भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिकोष्ठीय हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वंश, ऑप्शन नंबर बी जाति, ऑप्शन नंबर सी गण, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी वर्ग। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाति होता है। और देखिए यह क्या है कि अपना बॉटनी से हम आपको यह सब क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो आपसे इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि वर्गीकरण के 2 आधार हैं, एक लिनियस ने बांटा था और एक विटेकर ने बांटा था। एक किसने बांटा था? लिनियस ने। लिनियस ने इसको 2 भाग में बांटा था। एक क्या होता है कि होमो सेपियंस में आप जानते होंगे कि होमो और सेपियंस जंतु और उसके नाम से। तो आपसे सीधा पूछेगा कि लिनियस ने कितने भागों में वर्गीकरण किया था? तो 2 भागों में वर्गीकरण किया था। और विटेकर ने 5 भागों में वर्गीकरण किया था। उस 5 भाग में सबसे पहला भाग क्या होता है? जाति होता है। जाति कुल, वंश, वर्ग, संघ, जगत। क्या होता है? जाति, वंश, कुल, वर्ग, संघ, जगत होता है। इसमें सबसे पहला क्या होता है? जाति होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सही क्या हो जाता है? जाति होता है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है? जाति होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कैरोलस लिनियस ने किया था, क्यूबियर ने किया था, जॉन रे ने किया था, उसके बाद है अर्नेस्ट हेकल ने किया था। तो प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एमनिओटा समूह में क्या है? एमनिओटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? प्रश्न क्या है? एमनिओटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? तो ऑप्शन देखिए। पक्षी एवं सरीसृप आते हैं, सरीसृप एवं स्तनधारी आते हैं, पक्षी एवं स्तनी आते हैं, सरीसृप पक्षी एवं स्तनी आते हैं। तो क्या होता है? पक्षी, सरीसृप एवं स्तनी तीनों का तीनों आते हैं। तो एमनिओटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधार स्तनी तीनों आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है पर्ल ओयस्टर किस वर्ग का जंतु है? पर्ल ओयस्टर किस वर्ग का जंतु है? तो इसका लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए। सीलेलोपोडा क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीफेलोपोडा, ऑप्शन नंबर बी पेलेसीपोडा, उसके बाद एस्केफोपोडा, उसके बाद गैस्ट्रोपोडा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेलेसीपोडा। क्या होता है? पेलेसीपोडा होता है। यानी कि पर्ल ओयस्टर किस वर्ग का जंतु है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? पेलेसीपोडा होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है पेरीपेटस किसकी संयोजक कड़ी है? प्रश्न क्या है? पेरीपेट्स किसकी संयोजक कड़ी है? तो इसका ऑप्शन देखिए। सरीसृप एवं पक्षी का, ऑप्शन नंबर बी एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का एवं एनिलिडा का, ऑप्शन नंबर डी मोलस्का एवं आर्थ्रोपोडा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा का होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सरीसृप
एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सभी शब्दों को अगर आप नहीं जानते होंगे तो अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको यह शब्द समझाने में थोड़ा बहुत हम आपको मदद कर पाएँ। नहीं तो आपको क्या होगा कि यह सारा का सारा ऑप्शन आपको रटना पड़ेगा। हमको देखिए रटना नहीं पड़ता है, हमको पूरा का पूरा इसको हम दिमाग में सेट किए हुए हैं, तो हम उस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सही कर पा रहे हैं। लेकिन आपको अगर नहीं हो पा रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या यह समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो हम आपको अगले कोई वीडियो में डिटेल्स से इसके बारे में कुछ बता देंगे, ताकि आपको भी यह समझ में आने लगे। फिलहाल हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जापान का कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, जापान का कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, हाइलोनीमा, ऑप्शन नंबर सी टेथिया, ऑप्शन नंबर बी यूपलैक्टेला, उसके बाद क्या है ल्यूकोसोलिनिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूपलैक्टेला हो जाता है। तो जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है, यूपलैक्टेला दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन देखिए, हैकले ने किया था, हचिंसन ने किया था, अरस्तु ने किया था और कैरोलस लीनियस ने किया था। तो मैंने आपको पिछले सवाल में बतलाया है कि द्विनाम पद्धति यानी कि दो वर्ग में जो बांटने का जो पद्धति है वह किसके द्वारा दिया गया है, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। और फिर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आपको अरस्तु मिलता है। तो अरस्तु से आपको याद यह रखना है कि बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। यह भी आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं। प्रश्न क्या है, कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, मल्पीघीनियन, उसके बाद नेफ्रीडिया, उसके बाद मल्पीघीनियन कनिका, उसके बाद ज्वाला कोशिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, मल्पीघियन नलिका होता है। इसका सही आंसर क्या होता है, मल्पीघियन नलिका होता है। तो एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कॉकरोच के उत्सर्जी अंग हैं। तो कॉकरोच के उत्सर्जी अंग क्या हैं, मल्पीघियन नलिका हैं। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी सेक्शन से होते हैं, और यह क्वेश्चन आपको